नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो लगातार आपके समक्ष मैं एक क्रम से हिंदी के प्रमुख प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में ये लेक्चर 3 है। आशा है कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके होंगे। अपनी कॉपी में आपने नोट किया होगा मुख्य बिंदुओं को और लगातार परीक्षा की तैयारी में आप आगे बढ़ रहे होंगे। सभी विषयों में आपको संतुलन बनाकर चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का तीसरा लेक्चर है ये। आप देखते रहिए कि कौन कौन से तथ्य आपको याद हैं। तो लेक्चर 3 है ये, और अभी तक ने जो हमने 2 लेक्चर लिया है वो गद्य खंड का था। अब ये पद्य खंड का तीसरा लेक्चर है। तो देखिए प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि विकल्प दिया गया है सूर, जायसी, बालकृष्ण भट्ट और शमशेर बहादुर सिंह। तो अच्छा देखिए एक बार कैसे रिवीजन किस प्रकार से आप करते हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा बताइए, सूरदास को क्या बोलते हैं? सूरदास को बोलते हैं वात्सल्य सम्राट। वात्सल्य सम्राट बोलते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा जायसी। जायसी को क्या बोलते हैं? जायसी को बोलते हैं प्रेम के पीर का कवि। क्या बोलते हैं? प्रेम के पीर का कवि। अच्छा वाण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट को क्या बोलते हैं? बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है, तो इनको बोलते हैं हिंदी का एडिशन। हिंदी का एडिशन। इसी तरह कवियों का कवि किसको बोलते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसको बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, कवियों का कवि, इनके प्रमुख रचनाओं में चुका भी नहीं हुआ हूं मैं, इतने पास अपने, टूटी हुई बिखरी हुई और सुकून की तलाश और उषा जो कविता आपको पढ़नी है, ये पांचों रचनाओं को आपको ठीक तरीके से याद रख लेना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, टूटी हुई बिखरी हुई, सुकून की तलाश और उषा। अब देखिए एक प्रश्न आया है 1978 में, 1978 में सोवियत रूस के यात्रा पर गए थे शमशेर बहादुर सिंह, और उषा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का जिक्र मैंने यहाँ किया है। राख से लिपा हुआ चौका, जादू टूटता है उषा का, और अब सूर्योदय हो रहा है। प्रकृति वर्णन से संबंधित ये कविता, और अंतिम पंक्ति कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देख की जैसे हिल रही हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह संबंधित कुछ ये प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। आप इसको ठीक तरीके से देखिए और याद करने का प्रयास भी करिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। पुत्र वियोग किसकी रचना है? बहुत आसान सा प्रश्न है, सब याद कर पा रहे होंगे। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है? जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अच्छा ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है? तो गाँव का घर है। शमशेर बहादुर की अभी रचना चर्चा हमने पूर्व के प्रश्न में किया, उषा। और जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तो अभी हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण बात। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ 1904 में। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। दोनों से प्रश्न आया है, पिता का नाम और पति का नाम। पति का नाम लक्ष्मण सिंह, पिता का नाम रामनाथ सिंह। इसके पति ने किनके पति ने? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ने 2 मुख्य रचना लिखी है, दोनों नाटक है। एक है कूली प्रथा और दूसरा गुलामी का नशा। दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुलामी का नशा किसकी कृति है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ स्कूल में पढ़ती थी हिंदी की बहुत प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा। किस विद्यालय में पढ़ती थी? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्राथमिक विद्यालय, जब प्राथमिक शिक्षा ले रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो महादेवी वर्मा भी इनके साथ पढ़ती थी। और संयोग की बात है कि दोनों ने हिंदी साहित्य में धूम मचाया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। और ये जो पुत्र वियोग अध्याय आपको पढ़ना है, जो कि एक प्रकार का क्या है? शोक गीत है। अपने पुत्र के आकस्मिक मृत्यु पर इन्होंने ये जो रचना की है पुत्र वियोग, वो एक प्रकार का शोक गीत है। वो किस रचना से लिया गया है? वो लिया गया है मुकुल से। ये भी याद रखना है। आपको प्रश्न आएगा कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना से उद्धृत है? तो मुकुल से है। अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं और आप ध्यान से सभी चीज़ों को एक बार आत्मसात करते जाइए। अगला प्रश्न है कि विशाख नामक नाटक जो है वो किसकी कृति है? तो विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, प्रसाद,
ज्ञानेंद्रपति और रघुवीर सहाय। तो जो विशाख नाटक है ये विशाख है, जी हाँ, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के अगर प्रमुख नाटकों की बात करें, जयशंकर प्रसाद को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, जी हाँ, प्रसाद। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो प्रसाद के नाटकों की बात करें तो इनके नाटकों में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, ये सब इनके प्रमुख नाटकों में है। इनके अगर उपन्यास के बारे में बात करिएगा तो इनके उपन्यास का नाम है कंकाल, तितली, इरावती। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का बात करिएगा तो झरना, आंसू, लहर, और सबसे प्रमुख इनकी रचना कौन है, जो काव्य है, जो प्रबंध काव्य है सबसे प्रमुख, वो है कामायनी। जो सबसे प्रमुख रचना जयशंकर प्रसाद की वो क्या है, कामायनी। तो देखते हैं प्रसाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और इनका निधन जो हुआ 1937 में हुआ। दोनों तिथि आपको याद रखना होगा, याद रखने में कष्ट तो होगा परंतु याद रखने का प्रयास करिएगा। वाराणसी इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इनके पितामह का भी नाम परीक्षा में आया तो याद रखेंगे, शिवरत्न साहू इनके पितामह का नाम था और बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। कलाधर नामक उपनाम से लिखते थे ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखते थे, तो आपको प्रश्न आएगा कि ब्रज भाषा में प्रसाद किस नाम से लिखते थे, तो कलाधर नाम से लिखते थे। या आपको आएगा कि कलाधर किस कवि को कहा जाता था, तो जयशंकर प्रसाद को। इनकी रचनाओं का जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया है। कामायनी, जिसका रचना वर्ष भी याद रखना है आपको, 1936 ईस्वी। उसके बाद इनके काव्य कृति में झरना, आंसू, लहर, विशाख, अभी मैंने नाटकों के बारे में बताया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। ये सभी बातें आपको याद रखना है। और किस वाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, और विकल्प दिए गए हैं शिव सिंह, रुद्र शाह, विक्रमादित्य और राम सिंह। अगर आप याद कर पा रहे हो तो बिल्कुल विकल्प बी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, राजा रुद्र शाह। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कुल कितने काल हुए, कुल 4 काल हुए। कौन कौन से काल हुए हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कौन कौन से 4 काल हुए। सबसे पहला काल हो गया क्या, आदिकाल। सबसे पहला कौन सा काल हुआ, आदिकाल। दूसरा काल विभाजन हुआ भक्तिकाल। तीसरे काल को बोलते हैं रीतिकाल और चौथे काल को बोलते हैं आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 वर्गों में बांटा गया। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जो कवि हैं आपके समक्ष वो कौन है, भूषण, और भूषण रीतिकाल के कवि हैं। और इनके ही 2 भाई मतीराम और चिंतामणि दोनों हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में शामिल हैं और दोनों रीतिकाल में ही आते हैं। तो रीतिकाल के कवि हैं कौन, भूषण। तो भूषण के बारे में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात। भूषण किन किन राजाओं के आश्रय में रहे, सबसे पहला देखिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रय में रहे, फिर उनके पुत्र शाहू जी महाराज के आश्रय में रहे और छत्रसाल के आश्रय में रहे। कौन, भूषण। भूषण के बारे में देखिए इनके पिता का नाम बताया गया है। पिता का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी और राजा रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी। रीतिकाल के कवि हैं और इनके दोनों भाइयों का नाम याद रखना है आपको, चिंतामणि और मतीराम। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में जिक्र किया है। सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला इनका रचना नाम है शिवा बावणी। सबसे पहली रचना है शिवा बावणी, दूसरी रचना है शिवराज भूषण और तीसरी रचना है छत्रसाल दशक। पहले तो ये याद रखना है कि शिवा बावणी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये तीनों किसकी रचना है, ये हैं भूषण के। अब देखिए बावनी, शिवा बावनी, बावनी का मतलब ये होता है 52, तो 52 मुक्तक हैं। तो एग्जाम में आपको आएगा कि शिवा बावनी में मुक्तकों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 52, क्योंकि यहीं से बावनी दिख रहा है कि नहीं। और शिवा बावनी मतलब शिवाजी की वीरता, शिवा फॉर शिवाजी, तो शिवाजी के वीरता के बारे में इन्होंने लिखा है शिवा बावनी में। दूसरा देखिए शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में आपको पूछेगा कितने अलंकार हैं, तो 384 छंद हैं और 105 अलंकार हैं। दोनों तथ्य याद रखेंगे। उसके बाद छत्रसाल दशक के बारे में पूछेगा। अच्छा, दशक का मतलब क्या होता है, 10, तो टोटल कितने छंद हैं, 10। और किस राजा के बारे में है, तो छत्रसाल के बारे में। जैसे शिवा बावनी तो शिवाजी और 52, छत्रसाल दशक छत्रसाल और 10, ये दोनों याद रखना है। बस इसको ध्यान रखना होगा। शिवराज भूषण में 384 छंद हैं और 105 अलंकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाभादास का जन्म कब हुआ था, 50, 60,
65 और 70। तो आप विकल्प अगर याद कर पा रहे होंगे तो नाभादास का जन्म हुआ 1570 ईस्वी में अनुमानित है। नाभादास की कौन सी कृति आपको पढ़नी है? छप्पय, है ना। तो नाभादास की 2 रचनाओं का जिक्र बार बार परीक्षाओं में आपको पूछा जाएगा, अष्टयाम और भक्तमाल। भक्तमाल मतलब भक्तों की माला। तो ये दोनों रचना बहुत इंपॉर्टेंट है नाभादास का, भक्तमाल और अष्टयाम। तो देखिए 1570 में इनका जन्म हुआ और स्वाध्याय सत्संग के द्वारा इन्होंने ज्ञानार्जन किया। ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। वैष्णव दर्शन चिंतन था इनका और स्थायी निवास था वृंदावन। वृंदावन में स्थायी रूप से रहते थे और इनके गुरु का नाम था गुरु अग्रदास। किनके गुरु का नाम था? नाभादास का। क्या आपको सूरदास के गुरु का नाम याद आ रहा है? वल्लभाचार्य। क्या आपको तुलसीदास के गुरु का नाम आ रहा है? नरहरिदास। अगर सबके गुरुओं का नाम याद आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हैं। तो नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। चलिए, नाभादास की रचनाओं के बारे में बताया। भक्तमाल तो भक्तों की माला है, ये नाभादास की कृति है और किस छंद में लिखा गया है? छप्पय छंद। छप्पय आपको पता है कि छप्पय में कितनी पंक्ति होती है? बिल्कुल, छप्पय में पंक्तियां होती है। अच्छा, और इसमें 200 भक्तों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में, भक्तमाल में, और लगभग 316 छप्पय हैं इसमें। कुल 316 छप्पय के द्वारा 200 भक्तों के बारे में बताया गया है भक्तमाल में। तो आप इसका ध्यान अवश्य रखेंगे, सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए। कवित्त किस शीर्षक कविता से है? कवित्त, छप्पय, नाभादास के पद और तुलसीदास के पद। तो नाम लेकर आपका नाम लेकर ही मैं क्या करता हूं? अपना पेट भरता हूं। नाम लय भरे उदर, तो आपको याद आ गया होगा, जी हाँ, ये तुलसीदास के बारे में जिक्र किया गया है। तो तुलसीदास के बारे में देखिए महत्वपूर्ण 15 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है और सारे के सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है और बचपन का नाम क्या था? राम बोला। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन चुनिया नामक दासी ने किया। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। अच्छा, नरहरिदास इनके शिक्षा गुरु थे और दीक्षा गुरु थे। अगर शिक्षा गुरु पूछेगा तो शेष सनातन। देखिए, श से शिक्षा और श से शेष, तो याद रखिएगा नरहरिदास के दीक्षा गुरु थे। नरहरिदास दीक्षा गुरु थे और शेष सनातन शिक्षा गुरु थे, याद रखिएगा। स्थायी निवास है काशी। और तुलसीदास को जातीय कवि और समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में देखिए, रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है, अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, जिसकी भाषा ब्रज है। उसके बाद कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, ये सब महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। सब आप याद कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, मैंने चर्चा किया अभी कि वात्सल्य में विश्व में अद्वितीय स्थान कौन रखते हैं? सूर, तुलसी, कबीर और जायसी। तो वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं कौन? सूरदास। सूरदास के बारे में देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी और मृत्यु हुआ 1583 ईस्वी। दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में इनका जन्म स्थान है और इनके गुरु का नाम था वल्लभ। ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध थे या धीरे धीरे इनके आंखों की रोशनी जाती रही। इनकी रचनाओं में 4 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और राधा रस केली प्रमुख है। और ये जो रचना आपको पढ़नी है वो सूरसागर से उद्धृत है। अच्छा, इनके बारे में और देखिए, किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं और भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति काल के कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं ये। तो ये सारी बातें आप एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। और 33वां सवाल है कि जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है? और विकल्प दिए गए कमल, सरोवर, दर्पण और कुमुद। आपको तुरंत याद आ गया होगा कि विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। जायसी के बारे में जानते हैं आप, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमास्त्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? जायसी। जायसी मतलब जायस में इनका जन्म हुआ, इसलिए जायसी कहलाए। और इनके देखिए, इनके गुरु का नाम, दोनों प्रश्न आएगा, शेख मोहिदी और जहांगीर। दोनों का प्रश्न जैसा विकल्प रहे वैसा उत्तर देंगे। और ये संत और फकीर थे। इनको बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे और चेचक की बीमारी थी। तो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं कौन?
जायसी। और इनकी सबसे प्रमुख रचनाओं के बारे में जिक्र करें तो वो है पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, और अन्य रचनाओं में कन्हावत, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये सब प्रमुख हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इन प्रश्नों का उत्तर आप फटाफट अपने मन में स्मरण करिए कि कन्या, कन्या का क्या अर्थ है। तो कन्या का अर्थ क्या है? कन्या का अर्थ है गोद। आपको याद आ रहा होगा, जयवत श्याम नंद की कन्या, ये तो आपको याद आ रहा होगा। कन्या का अर्थ गोद। श्याम क्या कर रहे हैं? नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और ये जो छवि बन रही है वो तीनों लोक में कहीं नहीं है। कड़बक, अगला प्रश्न है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप बताइए कड़बक किसकी रचना है। तो कड़बक है जायसी की। तो कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो ये जायसी की कृति पद्मावत से लिया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ, अवधी भाषा का ये महाकाव्यात्मक उपन्यास, ये महाकाव्य है कड़बक। अगला प्रश्न है कि रामभती गो खरीकनी में, रामभती गो खरीकनी में बछरा हितदाई, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति किसका है? जी हाँ, यह पंक्ति है शूरदास के पद का, जब माँ यशोदा बालकृष्ण को जगा रही है। हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं? तो हनुमान बाहुक किसकी रचना है? जी हाँ, हनुमान बाहुक रचना है तुलसीदास की, और इसमें कुल 44 छंद हैं। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, यह किसकी पंक्ति है? जी हाँ, यह पंक्ति है नाभादास की। नाभादास के छप्पै से लिया गया है यह पंक्ति। और 39वां प्रश्न है कि तेजतम अंश पर कान्ह जी में कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज्य हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो वीर रस के कवि भूषण की पंक्ति है ये, जो रीतिकाल के कवि हैं। और इनके दो भाइयों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, चिंतामणि और मतिराम। और अंतिम प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी ये कृति है प्रसाद की। प्रसाद के नाटकों के बारे में बता चुका हूँ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और विशाख। तो आज के सत्र में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से अपने पूरे पाठ्यक्रम को एक बार अच्छे ढंग से रिवाइज कर चुके होंगे। ये पद्यखंड का लेक्चर था, इसके बाद फिर हम पद्यखंड को ही लेकर आएंगे और लगातार हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आपके एक होल परीक्षा की पूरी तैयारी करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप तैयारी करते रहें और सभी विषयों पर ध्यान बनाकर रखें। धन्यवाद।